हम लोग आगे देखते हैं कि ये सेल कैसे डिवाइड करती है, किस साइकिल को फॉलो करती है। तो अगर हम सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल की, तो ये क्या करती है कि सबसे पहले जो सेल होती है, सेल साइकिल, ये अगर ब्रॉडली देखें तो इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक तो आई फेज में और एक एम फेज में। आई फेज और एम फेज में सबसे ब्रॉड क्लॉस है कि पूरी जो सेल साइकिल है इसको आई फेज और एम फेज में डिवाइड करेंगे। अगर इस एम फेज को देखा जाए तो हम इसको दो में फर्दर डिवाइड करेंगे। एक क्या होगा हमारा, एक होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये दो है। जिस मतलब बेसिकली जब सेल साइकिल हम स्टार्ट करेंगे तो सेल साइकिल को बेसिकली दो में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट आई फेज एंड सेकंड इज एम फेज। ठीक है, एम फेज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो आई फेज है, तो एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो हायर जो होता है, हायर न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंड्यूस सेल डिवीजन। ठीक, कि हु इंड्यूस द सेल डिवीजन, अगर आपसे पूछा जाए कि हु इंड्यूस द सेल डिवीजन, तो हायर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंड्यूस द सेल डिवीजन प्रोसेस को इंड्यूस करता है। जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो सेल साइकिल को हम बेसिकली आई और एम फेज में डिवाइड किए। आई फेज में हम कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस करते हैं, और जो कंसेप्ट कहता है कि हायर न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंड्यूस करता है किसको, सेल डिवीजन को। तो हम आई फेज को देखें तो आई फेज हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेज इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज बोलेंगे, प्रिपरेटरी फेज, या हम इसको बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, ये कॉमन होता है, कॉमन इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। याद रखना, कोई सेपरेट नहीं होता, माइटोसिस एंड मियोसिस में दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। इस बात को याद रखना है, ये कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं कि जो आई फेज होता है, जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, ये कॉमन होता है माइटोसिस एंड मियोसिस को। तो चाहे आप माइटोसिस करिए चाहे आप मियोसिस करिए, तो जो आई फेज होता है वो कॉमन होता है, एक जैसा ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो अब हम आई फेज को डिवाइड, अगर आई फेज को हम डिवाइड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि ये मोस्ट एक्टिव फेज है, मोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, और 95% जो टाइम होता है, टाइम ऑफ सेल साइकिल का, वो कंज्यूम इन आई फेज। तो अब दो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है कि जो सबसे एक्टिव फेज है वो कौन है, आई फेज है, और जो मैक्सिमम टाइम होता है सेल डिवीजन का वो कौन कंज्यूम करता है, जो मैक्सिमम टाइम होता है सेल डिवीजन का वो कौन कंज्यूम करता है, आई फेज कंज्यूम करता है। एम फेज बहुत कम टाइम लेता है, सारा जो टाइम हमारा जाता है वो किस फेज में जाता है, आई फेज में जाता है। ठीक है, तो सेल साइकिल को हमने दो में डिवाइड किया, एक आई फेज और एम फेज। मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे लिखा है कि एम फेज इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एम फेज। कैरियोकाइनेसिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस व्हाइल द साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो होल सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज आई फेज एंड अदर इज एम फेज। ओके, तो हु डिसाइड द डिवीजन ऑफ सेल, देखो वैसे तो बोलते हैं कि डीएनए सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद सेल डिवीजन का वो मतलब डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट और होता है कि जो हायर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, इट आल्सो इंड्यूस द सेल डिवीजन। तो आप याद रखिएगा कि हायर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंड्यूस करता है किसको, सेल डिवीजन को। अब इस आई फेज को फर्दर बहुत सारे नाम से हम जानते हैं, इंटरफेज, प्रिपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज। ठीक है, और ये कॉमन होगा दोनों में, चाहे आप माइटोसिस करवाइए चाहे मियोसिस, आई फेज क्या होगा तुम्हारा, कॉमन होगा। अब इसकी दो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है, और 95% जो टाइम होता है सेल साइकिल का वो कौन कंज्यूम करता है, आई फेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि बैक्टीरिया कितने में डिवाइड करता है, बैक्टीरिया
बैक्टीरियल जो डिवीजन होता है वो कितने में होता है, वो 20 मिनट में हो जाता है। बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ईस्ट आप देखोगे, ईस्ट ऑल्सो यूनिसेलुलर, ये 90 मिनट में होता है। जबकि ह्यूमन के केस में कितना टाइम लगता है, 24 आवर का टाइम लगता है। इसका मतलब ह्यूमन का कोई भी किसी भी प्रकार की अगर ह्यूमन को इंजरी है वो तब तक फील नहीं होगी, मतलब 1 डे एटलीस्ट उसको लगेगा, मतलब 24 आवर लगेगा उसको फील होने में, क्योंकि न्यू सेल्स हमेशा 24 आवर लेंगे उसको डिवाइड करने में, ठीक है कि नहीं। तो 24 आवर लगेगा। जो हमारा ब्लीडिंग को स्टॉप करता है वो हमारी रिजर्व सेल्स होती हैं विच आर फाउंड इन जी नॉट सेल्स। उस कंसेप्ट की भी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं किस पे, अब आई फेज पे। आई फेज में देखते हैं आई फेज को। तो सिर्फ हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ही बात करेंगे। तो हम जब आई फेज को देखते हैं तो इस आई फेज को हम डिवाइड करते हैं किसमें, G1, S एंड G2 में। ये 3 सब फेजेस हैं आई फेजेस का। लेकिन एक कंसेप्ट आप याद रखिए, एक होता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज या इसी को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज, इस कंसेप्ट को भी आप बहुत अच्छे से रखिए। एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब सेल जीवन में एंटर करती है ना, कि अब से एक सेल को डिवाइड करना है, कि मतलब सेल को 1 से 2 में कन्वर्ट होना है, 4 में कन्वर्ट होना है, तो सेल कहाँ एंटर करेगी, जीवन में। तो इस जीवन को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ गार्जियन ऑफ सेल। गार्जियन ऑफ, ये गार्जियन की तरह काम करता है, ठीक है। गार्जियन अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक गार्जियन भी काम करता है, मतलब ये सेल को थॉरली चेक करेगा, पूरा उसका शेप, साइज, डीएनए, ग्रोथ फैक्टर, प्रोटीन की, अगर इफ एवरीथिंग इज फाइन, ओके, सब कुछ इसको अगर मिलता है कि सब कुछ ठीक है, देन जीवन क्या करेगा, उस सेल को एस फेज में ट्रांसफर करेगा। अगर इस जीवन को लगता है नहीं ये सेल एबनॉर्मल है, इसका डीएनए एबनॉर्मल है, या किसी भी तरह की, या साइज इसकी एबनॉर्मल है, या किसी भी तरह की इसको एबनॉर्मलिटी मिलती है, किसी भी तरह की कमी होती है, तो ये जो जीवन होता है यही उस सेल को एग्जिट करवा देगा। तो क्या करते हैं कि जीवन एग्जिट द सेल फ्रॉम सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल से एग्जिट करवा देगा। तो सेल एंटर इनटू जी नॉट फेज। तो वही सेल किसमें चली जाती है, जी नॉट फेज में। आप याद रखिए कि दिस सेल, ये सेल क्या होती है, लिविंग होती है। मेटाबोलिकली क्या होती है, एक्टिव होता है। मेटाबोलिकली एक्टिव होता है। सिर्फ इसका जो स्टेज होता है, स्टेज वही क्या होती है, इनएक्टिव होती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक बता देता हूँ कुछ सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए कि कोई काम आप कर रहे हो, या किसी को, मान लो किसी को लोग अगर किसी प्रोडक्ट को देखने के लिए आए, मतलब आप किसी लड़के को या किसी को भी ले लो, अगर किसी चीज को देखने के लिए आए हो या कुछ भी करने के लिए आए हो, अगर किसी चीज को आप रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है, किसी लिविंग को या कुछ भी, आपको किसी चीज को आप रिजेक्ट कर देते हो, तो वो रिजेक्ट जो होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो वो मर जाएगा, वो मरेगा नहीं, वो लिविंग होगा तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, बस उसकी स्टेज क्या होगी, इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा कि किस रीजन से इन लोगों ने मुझको रिजेक्ट किया। कोई भी रीजन हो सकता है रिजेक्ट करने का, ठीक है, किस रीजन से, तो वो थोड़ा सोच में या इनर्ट स्टेज में जिसको बोलते हैं ना, वो चला जाता है। लेकिन हाँ, ये बोला भी जाता है कि अगर इसको एक स्टेबल ग्रोथ फैक्टर या कभी अपने आप को ये ठीक कर लेता है तो इट कैन बी इन जीवन फेज, फिर से ये सेल साइकिल में एंटर हो सकती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेल ऑलवेज बी इन अ जी नॉट फेज। अगर वो अपने आप को ठीक कर लेती है, रिपेयर कर लेती है, तो सेल अगेन कैन एंटर इनटू अ जीवन फेज। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेल, जीवन जिस सेल को पाएगा कि दिस सेल इज नॉट सुटेबल फॉर द डिवीजन, वो उसको एग्जिट करवा देगा फ्रॉम सेल साइकिल। तो जो सेल एग्जिट होती है फ्रॉम सेल साइकिल, स्पेशली फ्रॉम जीवन, याद रखना कि सेल कहां से एग्जिट करती है सेल साइकिल को, दैट इज कॉल्ड जीवन। तो जीवन से जो सेल एग्जिट करेंगी वो एक स्टेज में होंगी, उसी को जो बोलते हैं जी नॉट फेज या जी जीरो फेज, या उसी स्टेज का नाम है क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज आपको पता ही है। तो ये क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लिविंग होती है, जो इनकी स्टेज होती है वो इनएक्टिव स्टेज होगा, लेकिन ये मेटाबॉलिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे और लिविंग होंगे। तो आई होप कि आपको जी नॉट का कंसेप्ट
पता चल गया होगा। तो जी नॉट या इसे क्विसेंट स्टेज की वो सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, सेल साइकिल को एग्जिट कर चुकी हैं। इसका मतलब जीवन जिस साइकिल को एग्जिट करवा देगा, जीवन एग्जिट करवा देगा सेल साइकिल से जिन सेल्स को दो सेल्स आर एंटर इनटू अ जी नॉट फेज, दे आर लिविंग मेटाबॉलिकली एक्टिव बट द स्टेज इज कॉल्ड इनएक्टिव स्टेज। अब ये क्या करती है, जी नॉट सेल्स क्या करती हैं, जी नॉट सेल्स एक्ट एज स्टोरेज सेल, रिप्लेस करती हैं, रिप्लेस डैमेज सेल ऑफ बॉडी। अगर आपको कहीं भी इंजरी हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो यही वो सेल है जो डैमेज सेल को रिप्लेस करती है। फिर जब नया सेल आएगा तो वो सेल इसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो जो स्टोरेज सेल होती है वो कौन सी सेल होती है, जी नॉट सेल्स होती है। जब भी आपको कहीं भी इंजरी होगी तो जो इंसर्ट सेल होती है, डैमेज सेल होती है, उनको कौन रिप्लेस करता है, तो जी नॉट सेल। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो सेल्स फिट नहीं होती फॉर द सेल डिवीजन, उनको क्या करता है, जीवन क्या करता है, एग्जिट करवा देता है सेल साइकिल को, और दैट सेल्स आर एंटर इनटू अ फेज, द स्टेज इज कॉल्ड जी नॉट फेज एंड स्टेज इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। तो ये रहा कंसेप्ट किसका, जी नॉट का। तो जो आई फेज है वो फर्दर वो डिवाइड होता है G1 S G2 में। ठीक है, अगर आपको अगर जी को देखें तो इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज 1। ठीक है, ओके। तो आप याद रखिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, मोस्ट एक्टिव फेज होगा। ठीक है, 10 आवर्स लगता है टाइम इसमें। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट करेंगे। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग दिया होता है। ठीक है, तो इट फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट फॉर एस फेज। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर जीवन को अगर आपको जानना है कि जीवन क्या होता है, तो जीवन क्या होता है, एस से पहले वाली स्टेज होती है। तो अगर आप बोला जाएगा तो आई और एस के फेज में, इसका मतलब स्टेज बिटवीन आई एंड एस फेज, एम एंड एस फेज, एम और एस के बीच की जो स्टेज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन। तो यहां सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको ग्रोथ फेज 1 कहते हैं, क्योंकि जीवन है तो ग्रोथ फेज 1। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस हर फेज में होगी, चाहे जीवन हो, चाहे एस हो, चाहे G2 हो। ठीक है, अब याद रखना कि ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है, ये 10 आवर का टाइम लेगा, और इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, और ये फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर एस फेज। तो जो एस फेज को, जैसे आपको वहां पे स्टोन है तो उसका प्रिकर्सर यहाँ होगा, हेलिकेज जो लोडिंग होता है, जो भी रेप्लिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सबको कौन फुलफिल करेगा, जीवन करेगा। अगर कभी कभी कह देता है ये किसके बीच में आता है कंफ्यूज करवाने के लिए, तो एम और एस फेज के बीच में आता है। समझिए कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन बोलते हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेज की तरफ। तो ये हमारा एस फेज है। तो एस का मतलब क्या होगा, सिंथेसिस। 3 बातें आप याद रखिए, सिंथेसिस। इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि प्रोटीन बनता है, अरे भाई हिस्टोन प्रोटीन बनता है इसमें, तो सबसे पहले उसी को लिख देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, 2C से क्या हो जाएगा, ये 4C। याद रखिएगा डीएनए की बात हो रही है, क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है। और इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, याद रखना, डुप्लीकेट हो जाता है। तो इसमें 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। पहला तो हिस्टोन की सिंथेसिस है, यही हिस्टोन आगे जाके डीएनए के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, तुम्हारा क्रोमोसोम बनाएगा। याद रखना, यहाँ पे सिर्फ इसके प्रिकर्सर है। तो एस इज द सिंथेसिस फेज। ठीक है, तो क्या क्या सिंथेसाइज होता है, हिस्टोन, डीएनए एंड सेंट्रियोल। ओके, स्टार बना के लिखना, इन एस फेज नो क्रोमोसोम डुप्लीकेट। ठीक है, या रेप्लिकेट। क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करता, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम,
रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम। कुछ बुक लिख देती है क्रोमोसोम क्रोमोसोम, कुछ लोग लिखते हैं कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि once a cell enter into S phase, ठीक, S phase, और ये क्या होगा, committed for division। मतलब अगर एक बार सेल जीवन को क्रॉस करके एस फेज में गई तो इसका मतलब इट कमिटेड फॉर द डिवीजन, इसका मतलब उसको अब डिवीजन करना ही करना पड़ेगा। इवन कहते हैं कि प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस अगर इन सब में स्टार्ट हो जाती है, कुछ कंसेप्ट ये कहता है कि स्पेशली जो सेल ऑर्गेनेल जिनके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनका जो रेप्लिकेशन होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है, G2 में, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो समरी में दिया है कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल जो रेप्लिकेट कर जाते हैं वो जीवन में, तो जीवन बेसिकली किसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, एस फेज के, और ये G2 किसके रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, एम फेज को। तो फिर से देखते हैं कि जीवन जिसको हम गार्जियन भी कर रहे हैं सेल को, कि यही डिसाइड करेगा सेल को एस फेज में जाना है कि नहीं जाना है। अगर सेल को इफ जीवन फाउंड द सेल सुटेबल देन ट्रांसफर इट इनटू द एस फेज, अगर नॉट फाउंड द सुटेबल देन ट्रांसफर इन द G0 phase, that is also called the quiescent stage। तो ये ग्रोथ फेज 1 है। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होगी, मैं सबसे ऊपर लिख दिया हूँ इसको। मोस्ट एक्टिव फेज होता है, 10 आवर लगता है। सेल ऑर्गेनेल इसमें डुप्लीकेट करते हैं, प्रोटीन बनता है, आरएनए बनता है, हेलिकेज लोडिंग होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी एस फेज की वो सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा, जीवन प्रोवाइड करेगा, और जीवन एम और एस के बीच में आता है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे स्टेज है फेज है, दैट इज कॉल्ड एस फेज। एस में क्या होता है, इसको एस का नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सिंथेसिस है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन डीएनए एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ। याद रखना कि डीएनए कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम कंटेंट डबल नहीं होता। 2 पॉइंट अलग से आपको याद रखने हैं कि एस फेज में नो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम होता है, और दूसरा क्या होता है कि वंस अ सेल इंटर इनटू एस फेज कमिटेड फॉर द डिवीजन, इसका मतलब सेल को अब डिवाइड करना है। तो अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड G2 फेज। तो G2 फेज में बेसिकली क्या होगा, G2 फेज ये भी ग्रोथ है। तो आप ग्रोथ से समझ जाना कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब सेल का साइज इंक्रीज करेगा, इसका मतलब सेल साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सेल का साइज इंक्रीज करेगा। अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो सेल साइज इंक्रीज करेगा, तो ये ग्रोथ है। तो इसका मतलब ये होगा ग्रोथ फेज 2, ठीक। तो ये क्या करेगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये करेगा fulfill all the requirement of M phase की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसको चाहिए ना स्पिंडल फाइबर का बनाने के लिए, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन भी लिख सकते हो आप। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, फाइनली डुप्लीकेट इन G2 फेज। ओके, तो सब कुछ। और एक बात और याद रखना कि जो डीएनए कंटेंट होता है, डीएनए कंटेंट इसमें बहुत पूछा जाता है, रिमेन सेम। याद रखना रिमेन सेम, इसका मतलब क्या रहेगा, 4C, ठीक है कि नहीं, 4C का 4C रहेगा। एक कंसेप्ट मैं आपको और समझा देता हूं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो G2 फेज क्या करता है, वो क्या करता है, M फेज में जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा करेगा। जैसे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी होता है, यहाँ पे जाके इनका स्पेशली क्या होता है, ये फाइनली डुप्लीकेट करते हैं। अब ये प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट M फेज के लिए होगी वो सब फुलफिल करेगा कौन, G2 फेज, ठीक है कि नहीं। अब एक और हम कंसेप्ट उसको देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो जिसमें हम बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस तीनों फेज में होगी। एक ग्राफ और बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2C और यहाँ पे लिखते हैं 4C। अब देखो इस ग्राफ को ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ है। अब याद रखो, अब हम इसको ना फेज, इसको हमें क्या करना है कि फेजेस में डिवाइड करना है। तो जैसे 2C मतलब डीएनए का देखना है, क्या देखना है हमें, डीएनए का। तो अब डीएनए कंटेंट 2C कहाँ रहेगा, G1 में रहेगा। याद रखना कि
ये एस फेज है, एस फेज है। एस फेज में 2C से 4C होता है, याद रखना इस बात को। इसका मतलब 2C 4C में कन्वर्ट होता है, वो एस फेज होता है। 4C पहले से नहीं है, 2C 4C में कन्वर्ट होगा। अब अगर 4C है तो 4C 4C में कब रहेगा? 4C, तो दैट इज कॉल्ड G2 फेज। इसीलिए कहते हैं कि डीएनए कंटेंट रिमेन सेम किसमें रहेगा? G2 फेज में, क्योंकि यहां पे 2C से 4C हो रहा है, यहां तो 2C है और ये 2C किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 4C से, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज हुआ है। इसका मतलब S फेज, और 4C का 4C किसमें रहेगा? G2 फेज में रहेगा। अब जब M फेज में आप आएंगे, G2 टू M फेज, तो यही 4C किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो M फेज में बेसिकली क्या हो रहा है? 4C कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2C में। ठीक है, जहां से स्टार्ट होती है सेल वहीं फिर से वहीं उसी को आना है। नेचर में जो चीज कहीं से शुरू होती है फिर लास्ट में उसी को फिर वो कर लेगा। अगर सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके आप कॉम्प्लेक्स बने हो तो कॉम्प्लेक्स डिग्रेड करके फिर से सिंपल। तो हम 2C से कहानी शुरू किए थे और यही 2C पे पहुंच गए। तो अगर कहा जाए कि डीएनए कंटेंट रिमेन इन अ 2C लेवल, दैट इज कॉल्ड G1, डीएनए कंटेंट बिकम 4C from the 2C, that is called S phase. DNA content become remains same in a 4C level, that is called G2 phase, and DNA content converted into 2C from 4C phase, that is called M phase. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी हम मिस कर देते हो। तो आप याद रखिएगा कि डीएनए कंटेंट रिमेन सेम कहाँ होगा? तो दैट इज कॉल्ड G2 फेज। ठीक है, बाकी की जो फेजेस होंगी